हेलो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ जैसे ईसीजी, स्पायरोमेट्री, एबीजी, चेस्ट एक्सरे एंड चेस्ट सीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डायग्नोस्टिक मोडेलिटी ट्रिकी तो है ही सही, पर इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन डायग्नोस्टिक मोडेलिटी में हम फर्स्ट बढ़ते हैं ईसीजी की तरफ। ईसीजी को हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे ताकि समझने में ईजी हो। तो ईसीजी का फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन फर्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई वेव इन एन ईसीजी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से या उससे भी पहले से हम बेसिक ईसीजी ये देखते हैं, लेकिन जब फाइनल ईयर में आते हैं या फाइनल ईयर का जब हम मेडिसिन का वाइवा देते हैं, पीजी में आते हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस जब चालू करते हैं, तो ये कुछ एलियन वेव हमको दिखाई देती है जो हमें समझ में नहीं आती है। तो इस सेशन में हम हमारी बेसिक ईसीजी जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सीखते हैं, जिसमें कि ये पी वेव जैसा कि हम जानते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से आता है, ये टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड ये पेपिलरी मसल की रिपोलराइजेशन की वजह से आती हैं। यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करके अपन ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ईसीजी आती है वहाँ तक बात करेंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो ईसीजी आती है, सबसे पहले तो हम इसमें वेरियस वेव को पहचानना सीखेंगे कि कौन सी लीड में कौन सी वेव कौन सी है। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि कौन सी लीड हार्ट की कौन सी वॉल को इंडिकेट करती है एवं हर लीड का क्या सिग्निफिकेंस है। इस सेशन में ये भी जानेंगे कि ईसीजी से हम रेट कैसे निकालें एवं रिदम स्ट्रिप क्या होती है, ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है। तो आइए अब हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। ईसीजी को हम कुछ सिंपल रूल एंड बेसिक फैक्ट से एनालाइज कर सकते हैं। इन सेशन में हम इन्हीं सिंपल रूल एंड बेसिक फैक्ट की बात करेंगे। जब भी हमारे शरीर में किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक चेंज बॉडी सरफेस पर हम इलेक्ट्रोड के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि इलेक्ट्रोड जितने भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं सबको डिटेक्ट करता है, इसलिए हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज ईसीजी करते टाइम फुली रिलैक्स हो, उसकी स्केलेटल मसल में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। हालांकि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, लेकिन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हार्ट के 2 ही चेंबर हम मानते हैं, क्योंकि दोनों एट्रिया एक साथ डिपोलराइज होते हैं एवं दोनों वेंट्रिकल एक साथ डिपोलराइज होते हैं। ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको हार्ट का वायरिंग डायग्राम समझना ज़रूरी होगा। जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो एसए नोड से जनरेट होती है। एसए नोड से जनरेट होने के बाद वो एवी नोड तक 3 इंटरनोडल पाथवे से आती है, एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, मिडिल इंटरनोडल पाथवे एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे, एवं लेफ्ट एट्रियम तक वो बैकमैन बंडल के थ्रू सप्लाई होती है। एवी नोड के बाद वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हिस तक के द्वारा सप्लाई होती है। बंडल ऑफ हिस फिर 2 ब्रांचों में डिवाइड होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये लेफ्ट बंडल ब्रांच बाद में एंटीरियर फेसिकुलाई एंड पोस्टीरियर फेसिकुलाई में डिवाइड हो जाती है। अगर अब हम वेरियस वेव की बात करते हैं तो एट्रिया का मसल मास कम होता है, एट्रिया डिपोलराइजेशन की वजह से पी वेव आती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से अपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, एवं टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से आती है। इस डायग्राम की बात हम पहले कर चुके हैं। एट्रिया का मसल मास कम होता है इसलिए पी वेव की हाइट कम होती है, वेंट्रिकल का मसल मास ज़्यादा होता है इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हाइट ज़्यादा होती है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट जब दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आता है तो वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन टी वेव को इंडिकेट करता है, एवं पेपिलरी मसल के रिपोलराइजेशन की वजह से कभी कभी ईसीजी में यू वेव देखने को मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड दिस स्लाइड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लीड्स। अगर पहला डिफ्लेक्शन अपने नीचे की तरफ है तो वह हमेशा क्यू वेव होगा। क्यू वेव के बाद कोई भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अगर अपवर्ड डिफ्लेक्शन आता है तो वो आर वेव होगा, चाहे वो क्यू वेव को फॉलो करे या नहीं करे। फॉलोइंग आर वेव कोई भी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो आता है वो एस वेव होगा, चाहे वो क्यू वेव को फॉलो करे या नहीं करे। तो फर्स्ट नेगेटिव क्यू वेव, सेकंड नेगेटिव एस एंड कोई भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन वो आर वेव होगा, चाहे उसकी साइज कम हो या उसकी साइज ज़्यादा हो।
अब हम बात करते हैं ईसीजी की रेट पे। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा फॉर्मूला है 300, जो अपन फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। 300 डिवाइडेड बाई लार्ज स्क्वायर या फिर 1500 डिवाइडेड बाई स्मॉल स्क्वायर। ये रेगुलर अगर हार्ट रेट है तो। अगर हार्ट रेट इरेगुलर है तो रिदम स्ट्रिप जो आती है उसमें 1 मिनट में कितने हार्टवेव हो रहे हैं आ रही है, वो काउंट करके हम हार्ट रेट निकाल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट थिंग आती है जो इंटरवल में जो ड्यूरेशन में अपन को काम करती है कि एक लार्ज स्क्वायर कितने सेकंड का होता है, स्मॉल स्क्वायर कितने सेकंड का होता है। तो जो ईसीजी की जो स्पीड होती है जनरली वो स्पीड होती है 25 mm पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 25 mm वो रन करेगा। और एक लार्ज स्क्वायर होता है अपने 5 mm का। तो अगर अपन देखते हैं कि 25 एक में तो 5 आएंगे 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 तो 1/5 0.2 सेकंड। ठीक है, सिंपल सी मैथ से। अगर इस 0.2 सेकंड में अगर एक लार्ज स्क्वायर जो है उसमें 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं तो ये 5 तो एक स्मॉल स्क्वायर अगेन अगर अपन डिवाइडेड करें 0.2 डिवाइडेड बाई 5 तो इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा अपने 0.04 सेकंड या 40 मिली सेकंड का एक स्मॉल स्क्वायर होगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हार्ट ब्लॉक में इसकी बहुत नीड होगी, इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है। सिंपल सा अगर नहीं हो तो इस स्लाइड से 3 चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। हार्ट रेट 300 डिवाइडेड बाई लार्ज स्क्वायर, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मिली सेकंड या 0.04 सेकंड। अब लेट्स मूव ऑन। अगर यही बात करते हैं अपन तो ये फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो होगा ये अपने 0.4, ये पूरा लार्ज स्क्वायर अगर अपन देखेंगे ये पूरा लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकंड का और स्मॉल 40 मिली सेकंड का। पीआर इंटरवल जो होता है ये अपना मेजर करता है पी वेव के बिगनिंग से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बिगनिंग तक, मतलब एसए नोड से एक्साइटेशन प्रोसीजर स्टार्ट होके एवी नोड के थ्रू बंडल ऑफिस तक आने तक। तो नोड अपन को ये ध्यान रखना है कि ये 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर या 120 से 220 मिली सेकंड ये होता है। और जो मोस्ट पीआर जो जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है एवी नोड पर। इस डायग्राम की हम बात कर चुके हैं। ये पीआर इंटरवल पी वेव स्टार्ट होने से अपने क्यू वेव तक, क्यूआरएस ये एसटी सेगमेंट, क्यूटी इंटरवल क्यू वेव स्टार्ट होने से टी वेव एंड होने तक। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये 120 मिली सेकंड से कम होना चाहिए। जनरली 3 स्मॉल स्क्वायर से ये कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरिथमिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एरिथमिया को अपन डिवाइड ही करते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड कॉम्प्लेक्स। तो जो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स जो हम करते हैं उसमें भी जनरली ये 3 स्मॉल स्क्वायर से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं ये वाला। अगर हम देखेंगे तो इसमें अपन सबसे पहले पीआर इंटरवल को अगर देखते हैं तो पीआर इंटरवल ये पी वेव स्टार्ट है और ये क्यू वेव स्टार्ट है। तो अगर इसमें देखेंगे तो स्मॉल स्क्वायर 1 2 3 4 और ये 4.5, और एक जो होता है वो होता है 40 मिली सेकंड का। तो 40 इंटू 4.5 180 मिली सेकंड का अपने पीआर इंटरवल। और क्यूआरएस अगर यहाँ पे अगर इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर देखेंगे 1 2 3 इसको ही मैंने ब्रॉड किया है और थोड़ा सा वाइड किया है तो ताकि अपन आराम से इजीली देख पाएँ। तो 1 2 3 तो जो क्यूआरएस है तो 120 मिली सेकंड का है, मतलब ये नॉर्मल है। आगे अगर हम बात करते हैं ये पी वेव आ गई, अपवर्ड या आर आ गया। तो अगर इसको मैं ब्रॉड करता हूँ तो ये पी वेव के स्टार्ट से आर वेव तक अगर मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 मतलब 4 इंटू 40 मिली सेकंड मतलब 160 मिली सेकंड। ये क्यूआरएस ये पी वेव हो गया, ये पी वेव।
एंड ये क्यू आर एस अपने यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं ब्रॉड करके इसको देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 और लगभग ये 5 है, तो 5 × 40 ये 200 मिली सेकंड का, मतलब ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है। इसका बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, तो आगे अपन हार्ट ब्लॉक में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में अपन बात करेंगे। क्यूटी इंटरवल जो होता है प्रोलोंग जो क्यूटी इंटरवल होता है, ये डिसिलेक्टोलाइडेमिया या कुछ ड्रग, जैसे अगर हम पल्मों की बात करें तो बीटाक्विलिन में ये क्यूटी इंटरवल बहुत प्रोलोंग है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूटी इंटरवल अगर प्रोलोंग होगा तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। कैलिब्रेशन अगर जो 1 मिलीवोल्ट होता है, जनरली ये 2 स्मॉल स्क्वायर को अप करता है। तो जो ईसीजी जो जहाँ से स्टार्ट होती है, अगर ये फर्स्ट लीड है, अगर ये फर्स्ट लीड स्टार्ट होती तो स्टार्टिंग में ही कैलिब्रेशन वाला पोर्शन किसी भी ईसीजी में दिया होता है। वहाँ पे हाइट भी होती है, ड्यूरेशन भी होती है। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जो ड्यूरेशन है वो ये वाली ड्यूरेशन एक लार्ज स्क्वायर होनी चाहिए लेंथ में, लेकिन अगर हाइट में अगर देखें तो ये 2 लार्ज स्क्वायर हाइट इसकी होनी चाहिए। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 लार्ज स्क्वायर हाइट है, जब तक कि ड्यूरेशन सही है लेकिन हाइट कम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइट देखेंगे 2.5 है, तो ये भी अपने हाइट की वजह से ये सही कैलिब्रेशन नहीं है। तो सही कैलिब्रेशन कब होगा? जब जो ड्यूरेशन है वो 1 लार्ज स्क्वायर एंड जो हाइट होगी, ये तो ड्यूरेशन हो गया, और अगर हाइट होगी तो वो 2 लार्ज स्क्वायर हो, 2 लार्ज स्क्वायर हो। कहाँ देखेंगे? कोई सी भी लीड हो उसके स्टार्टिंग में कैलिब्रेशन रहता है। आप ईसीजी नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो पिछले 5 मिनट में जो भी हमने डिस्कस किया है उसको अगर हम समराइज करें तो अगर हम सबसे पहले देखें रेट को, रेट इज इक्वल टू 300 अपॉन लार्ज स्क्वायर या 1500 अपॉन स्मॉल स्क्वायर। अगर हम बात करें पीआर इंटरवल, ज़्यादा ईजी होगा अगर हम स्मॉल स्क्वायर के ड्यूरेशन में अगर इसको याद रख लें तो 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। अगर अपन बात करें क्यू आर एस, तो क्यू आर एस जो होगा लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, क्योंकि अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से अगर बड़ा है तो वो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, और 3 स्मॉल स्क्वायर से नीचे है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होता है। इसके बाद अगर कोई भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन, अगर फर्स्ट जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्यू आर एस में तो वो क्यू वेव होगा। कोई भी पॉजिटिव, चाहे वो क्यू वेव को फॉलोइंग है या नहीं है, वो आर वेव होगा। और कोई भी नेगेटिव फॉलोइंग आर वेव वो एस वेव होगा, चाहे वो आगे क्यू वेव को फॉलोइंग है या नहीं है। कैलिब्रेशन को हमने देख लिया। कैलिब्रेशन की अगर बात करें तो जो ड्यूरेशन होगी वो 1 स्मॉल स्क्वायर होगी, 1 लार्ज स्क्वायर होगी, और जो हाइट होगी वो 2 लार्ज स्क्वायर होगी। तो ये जो पिछले टाइम की समरी है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें ईसीजी देखने को मिलती है, तो डिफरेंट लीड में ईच वेव की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी क्यों होती है। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है बॉडी सरफेस पे वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से डिटेक्ट होती है। इलेक्ट्रोड के माध्यम से डिटेक्ट होने के बाद ईसीजी रिकॉर्डर उसको, ईसीजी मशीन उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो इलेक्ट्रोड जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोड हैं उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कंपैरिजन भी करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होते हैं, 4 इलेक्ट्रोड अपने चारों लिंब पे अटैच होते हैं, राइट आर्म, लेफ्ट लेग एंड अपने राइट लेग। तो राइट लेग वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं होता है। एवं जो चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं V1 से V6 तक, टोटल ये 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कंपैरिजन ऑफ अगर कौन सी लीड में कौन से इलेक्ट्रोड का कंपैरिजन हो रहा है, ये उसकी एक टेबल है। सुपरफिशियली आप देख सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस टेबल का ज़्यादा यूज नहीं है। अब हम बात करते हैं जो लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं, जो एंड चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जो लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं वो हार्ट को वर्टिकल प्लेन में देखते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। एवं जो चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं V1 से V6 तक, वह हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हॉरिजेंटल में मेजर करते हैं। तो अगर हम लिम्ब इलेक्ट्रोड की तरफ वापस आते हैं तो ये कार्डियक डिपोलराइजेशन वेक्टर होता है जो जनरली इस डायरेक्शन में होता है। तो वी आर का अगर हम देखें, अगर पी वेव को सबसे पहले अगर पी वेव देखें तो पी वेव का सिंपल सा फॉर्मूला है वी आर
एंड फर्स्ट लीड में ये इन्वर्टेड दिखाई देगी, बाकी सब में ये ऊपर की तरफ अपवर्ड्स दिखाई देती है। जब तक कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं कि अलग अलग मोर्फोलॉजी के क्यों होते हैं। तो यहाँ ये जो कार्डियक वेक्टर है, अगर हम वी यहाँ की लीड की बात करें वी आर की, तो इससे ये दूर की तरफ जा रहा है, इसलिए क्यूआरएस जो है वो नेगेटिव की तरह आ रहा है। सुपरफिशियली बात कर रहे हैं, बाकी इसको इंथोवन ट्राइंगल से अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो वी आर है नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कार्डियक वेक्टर है, इससे दूर की तरफ जा रहा है। एंड बाकी सब में वी एल फर्स्ट सेकंड एंड वी एफ में ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इस तरफ आ रहा है। थर्ड लीड की अगर बात करते हैं तो थर्ड लीड का अगर हम वेक्टर देखें, एक ये एक नीचे की तरफ, तो अगर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का है अगर ये कैंसिल भी हो जाता है तो वर्टिकल प्लेन वाला इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देता है, इसलिए थर्ड लीड में भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपन को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अब अपन इस डायग्राम की अगर दोबारा बात करें कि कौन सी लीड में कौन सी सरफेस देखने को मिलती है, तो इस डायग्राम से अपन इजीली पता कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, यह हार्ट की इंफीरियर सरफेस है और नीचे की तरफ कौन कौन से इलेक्ट्रोड है, सेकंड थर्ड एंड वीएफ, जो इंफीरियर सरफेस को दिखाते हैं। हार्ट की राइट साइड की बॉर्डर को वी आर एंड लेटरल बॉर्डर को वी एल एंड फर्स्ट। तो ये वर्टिकल प्लेन में हमने देख लिया कि इंफीरियर सरफेस को सेकंड थर्ड एंड वी एफ, राइट साइड को वी आर एंड लेफ्ट साइड को वी एल एंड फर्स्ट। क्लिनिकल बहुत यूज है इसलिए इसको याद रखना है। अगर अब हॉरिजेंटल प्लेन को देखें तो V1 से लेकर V4 हार्ट की एंटीरियर सरफेस को दिखाता है एंड V5 V6 हार्ट की लेटरल सरफेस को दिखाता है। ये बात हम कर चुके हैं। लिम्ब इलेक्ट्रोड वर्टिकल प्लेन में देखते हैं, जब तक कि जो चेस्ट इलेक्ट्रोड है वो हार्ट को हॉरिजेंटल प्लेन में देखते हैं। ईच लीड में पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब कार्डियक रिदम हम उस लीड में देखते हैं जहाँ पे कि पी वेव मोस्ट क्लियरली दिखाई दे। यूजुअली ये सेकंड लीड होती है, जिसको हम रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। सिंगल लीड का ओनली रिदम के अलावा कहीं भी यूज नहीं है जहाँ पे हम सिंगल लीड देखकर डायग्नोसिस बनाते हैं। इवन एमआई में भी हमको दो पास वाली लीड कंस्टिट्यूटिव लीड अपन को देखना पड़ता है डायग्नोसिस बनाने के लिए। एमआई में भी ओनली सिंगल लीड का इम्पोर्टेंस ये है कि ओनली अपन को यहाँ से रिदम का पता कर सकते हैं, बाकी सिंगल लीड का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। कार्डियक एक्सिस देखना है तब भी हमको दो लीड देखनी होगी, फर्स्ट या वीएफ देख लो, फर्स्ट या थर्ड लीड देख लो। एमआई में दो पास पास वाली लीड देखनी होती है। हाइपरकैलियमिया हाइपोकैलियमिया में भी दो लीड अपन को देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लिम्ब लीड या वर्टिकल प्लेन में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में। तो जो हम पहले देख चुके हैं, हार्ट की इंफीरियर सरफेस को सेकंड लीड थर्ड लीड एंड वीएफ शो करते हैं। अगर नीचे डायग्राम में देखें तो इंफीरियर लीड जो इंफीरियर सरफेस है उसको सेकंड लीड थर्ड लीड एंड वीएफ इंडिकेट करता है। राइट साइड की बॉर्डर को वी आर एंड लेफ्ट साइड की बॉर्डर को अपने वी एल एंड फर्स्ट एंड वी एल इंडिकेट करता है। तो ये जो 6 लिम्ब लीड है वर्टिकल प्लेन में, इनमें हमने ये देख लिया कि हार्ट की सरफेस को कौन सी लीड शो करती है। अब अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की मॉर्फोलॉजी की बात अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर इन 6 लीडों में, तो हम ये देखेंगे कार्डियक वेक्टर जो पहले हम बात कर चुके हैं सेम है। कार्डियक वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ है, वी आर से दूर है, इसलिए वी आर में सब नेगेटिव अपन को दिखाई दे रहा है। ये क्यू आर एस नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये क्यू आर एस नेगेटिव है, ठीक है। बाकी सबकी तरफ ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देगा क्योंकि कार्डियक एक्सिस इधर की तरफ है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर का मास ज़्यादा होता है, इसलिए थर्ड लीड अपना वी एफ सेकंड फर्स्ट वी एल में ये सब में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को देगा। देख लो आप, फर्स्ट लीड ये पॉजिटिव 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 एंड ये पॉजिटिव है ना। अब अपन ने बात करी थी पी वेव की, तो पी वेव ओनली वी आर एंड फर्स्ट लीड में नेगेटिव रिफ्लेक्शन देगी, बाकी सब में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देगी। तो हमने जो लिम्ब लीड है उसमें कार्डियक सरफेस भी देख ली, फर्स्ट सेकंड लेटरल, ये तीनों अपने इंफीरियर एंड वी आर अपने राइट होल को
शो करता है। अगर यही बात हम हॉरिजेंटल लीड की करें तो V1 से लेकर V4 तक जनरली एंटीरियर सरफेस, कभी कभी V1 को राइट भी मान लेते हैं, लेकिन जनरली V1 से लेकर V4 तक एंटीरो सेप्टम, मतलब एंटीरियर प्लस जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम होता है उसको, तो V1 V2 V3 V4 जो होता है वो अपने एंटीरियर सरफेस को, V5 V6 अपने लेटरल सरफेस को। आर्टरी की बात हम पहले कर चुके हैं। अगर अपने इंफीरियर वॉल का इन्वॉल्वमेंट है तो RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेटरल वॉल का है तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, एंड एंटीरियर वॉल का है तो LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जनरली हम लिम्ब लीड में QRS कॉम्प्लेक्स और P वेव की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि वेंट्रिकुलर जो है उसमें QRS की मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखो सब में QRS कॉम्प्लेक्स अलग अलग मॉर्फोलॉजी के बारे में आ रहा है, तो इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने लगभग मोस्टली 80% ECG को कवर कर लिया है। वर्टिकल प्लेन में सारी लीड देख ली है, वर्टिकल प्लेन में जो लिम्ब लीड है सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। QRS कॉम्प्लेक्स की लिम्ब लीड में अपन ने मॉर्फोलॉजी देख ली, कौन सी लीड हार्ट की कौन सी बॉल को दिखाएगी इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बस हमें ये देखना है कि QRS की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेस्ट लीड में अलग अलग क्यों आती है, तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये नीचे जो है ये रिदम स्ट्रिप है जो अपन सेकंड लीड में देखते हैं, जैसे अपन ने पहले थ्योरेटिकल बात करी थी, एवं जहाँ पर पी वेव इजीली दिख रही हो वहाँ पर हम, तो ये पी वेव सब में इजीली दिख रही है, इसलिए अपन ये रिदम स्ट्रिप सेकंड है। ये पी वेव हो गए। कोई भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव, आर वेव के फॉलोइंग कोई भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन ये एस वेव, ठीक है, ये आर एंड ये एस जो नीचे की तरफ आ, ठीक है, एंड ये सेकंडरी रिदम स्ट्रिप। हेलो फ्रेंड्स, अब हम QRS जो कॉम्प्लेक्स है उसकी मॉर्फोलॉजी चेस्ट लीड में देखने से पहले कुछ बेसिक को वापस रिकॉल कर लेते हैं। अगर डिपोलराइजेशन वेव किसी लीड की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एंड अगर उस लीड से अवे जा रही है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर QRS कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली अपवर्ड से, मतलब आर वेव एस वेव से ज़्यादा है, तो मतलब डिपोलराइजेशन वेव उस लीड की तरफ आ रही है। अगर QRS कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली डाउनवर्ड है या नेगेटिव है, मतलब एस वेव जो है वो अपने आर वेव से ज़्यादा ग्रेड है, तो डिपोलराइजेशन उस लीड से अवे जा रहा है। ये देखते हैं, आर वेव ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो मतलब डिपोलराइजेशन उस लीड की तरफ आ रहा है। अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो उस लीड से अवे जा रहा है, और दोनों राइट एंगल पे, मतलब दोनों अगर बढ़े हुए हैं तो डिपोलराइजेशन वेव इन उस लीड के राइट एंगल पर है। दूसरा बेसिक है कि जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइज होता है, जिसकी वजह से क्यू वेव आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, नॉर्मल सा बेसिक है कि वेंट्रिकुलर का जो मसल मास होता है वो एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल की कंपैरिजन में ज़्यादा मसल मास होता है। कौन सी लीड किसको देखती है ये हम बात कर चुके हैं। V1 से लेकर V4 तक अपने एंटीरियर को, V5 एंड V6 अपने लेफ्ट वेंट्रिकुलर की लेटरल वॉल को देखते हैं। कहाँ पोजीशन होगी ये हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्डियक एक्सिस है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर देखें तो जनरली ऐसा होता है। तो अगर फर्स्ट लीड में आप खुद देखेंगे कि फर्स्ट लीड से अवे है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, मतलब एस वेव आर वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलेगी, मतलब ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। आर वेव छोटी सी है एंड एस वेव अपने बहुत बड़ी है, और V5 V6 की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। आर वेव एस वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रेड देखने को मिलेगी, जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर, जैसे V4 की हम बात करते हैं, तो ये V4 में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो डिफ्लेक्शन है ये इक्वल है।
तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन पॉइंट, जो जनरली V3 से V4 तक होता है। ये कभी V6 की तरफ चल जाए या फिर V1 V2 की तरफ आ जाए, तो ये हार्ट की पैथोलॉजी को बताता है, जो पैथोलॉजी वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये QRS की जो मॉर्फोलॉजी है उसका ब्रॉड आइडिया अपन ने यहाँ ले लिया। आगे और अपन सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। हेलो फ्रेंड, अब चेस्ट लीड में हम QRS मॉर्फोलॉजी जानने के लिए सबसे पहले जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक की बात की थी उसको अगेन रिकॉल करते हैं। कोई भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन फर्स्ट वाला Q वेव, कोई भी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन R वेव, चाहे वो Q वेव को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड कोई भी R वेव को फॉलो करता हुआ नेगेटिव डिफ्लेक्शन S वेव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोले हैं तीनों, तो तीनों सेंटेंस को याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन Q वेव, कोई भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन R वेव, और R वेव को फॉलो करता हुआ कोई भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन S वेव। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी V1 लीड जो हार्ट के राइट साइड में है, एंड ये V6। एक बेसिक की हम बात, दो बेसिक अभी थोड़ी देर पहले हमने जाने कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो डिपोलराइज होता है लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, एंड लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है इसका मसल मास राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो अगर V1 का फर्स्ट पोर्शन की अगर बात करें तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो लेफ्ट से राइट की हो रहा है, तो डीपोलराइजेशन वेव का डायरेक्शन ऐसे होगी, मतलब लीड V1 की थ्रू होगी, और V1 में की तरफ है तो वो पॉजिटिव अपवर्ड्स डिफ्लेक्शन आएगा, और कोई भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन या पॉजिटिव डिफ्लेक्शन R वेव होता है। जब तक कि ये V6 से अवे है, V6 से अवे है तो ये जो होगा ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, और कोई भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन फर्स्ट जो है वो अपना Q वेव होता है। अगर सेकंड बात की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मास ज़्यादा होता है, तो सेकंड जो फेज में है जो मूवमेंट होगी डीपोलराइजेशन की वेव की वो इस डायरेक्शन में होगी। तो V1 लीड से अवे है तो ये अपन को यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देगा, जब तक कि V6 में ये पॉजिटिव दिखाई देगा। तो जो R वेव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से आई थी अपने V1 में, एंड सेकंड अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन की वजह से V1 में नेगेटिव आ रही है। वहीं V6 में अगर हम देखते हैं तो Q वेव जो ये Q वेव नीचे की तरफ आई थी, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डायरेक्शन डिपोलराइज होने का ऐसा था, और जो R वेव आई है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन की वजह से आई है। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो डिपोलराइजेशन होने के बाद ये वापस अपने रेस्टिंग स्टेज में आएगा, तो वो अपना ये रेस्टिंग स्टेज या R के बाद ये वापस अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रेस्टिंग स्टेज पर। तो चेस्ट लीड की मॉर्फोलॉजी समझने के लिए आप ये वाली स्लाइड को दोबारा अच्छे से देखिए, एंड अगेन जो अपन ने अभी डिस्कस किया है उसको वापस सुनिए। आप होप सो आपको ये इजी लगेगा। QRS जो कॉम्प्लेक्स है जनरली V1 लीड से लेकर V6 लीड तक प्रोग्रेस होता है। जहाँ V1 में ये प्रोग्रेसिवली डाउनवर्ड होता है, वहीं V6 में ये प्रोग्रेसिवली अपवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड एंड ये अपवर्ड। कुछ एक बीच में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे R वेव एंड S वेव इक्वल होती है, उसे हम ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं, जो जनरली V3 या V4 पे होता है। ये ट्रांजिशन 4 यहाँ पे V4 में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, ये लीम इलेक्ट्रोड की बात हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड के बारे में, तो आइए ये V1 अगर देखेंगे तो पहला डिफ्लेक्शन इसमें ये देखो पॉजिटिव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइज होने की वजह से। वहीं V6 आ जाओ, ये V6 से नेगेटिव। क्यों? क्योंकि V6 यहाँ है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ है, डायरेक्शन ये रहेगा V1 की तरफ, V6 से अवे। तो V1 में पहला दिखाई देगा पॉजिटिव, V6 में दिखाई देगा नेगेटिव। ठीक है, अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो चुका है डिपोलराइज। अब मेन मसल मास है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा ऐसा, मतलब V1 से अवे V6 की टुवार्ड्स। तो V1 से अवे मतलब ये ऐसे हो नेगेटिव, एंड V6 की तरफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन V6 की तरफ।
डिपोलराइज होने के बाद रेस्टिंग स्टेट में आएगा तो ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन V6 में भी एंड V1 में भी। तो मॉर्फोलॉजी अब धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे तो V1 से ज़्यादा नेगेटिव और V6 की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेस करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो आप, ये ज़्यादा नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव हुआ। अब देखो यहाँ ट्रांजिशन पॉइंट आ गया V3, जब तक कि पिछली वाली स्लाइड में देखा था V4, तो V3 एंड V4 तक जो ट्रांजिशन पॉइंट है वह हम नॉर्मल मानते हैं। V5 V6 में ये जनरली अपवर्ड्स होगा QRS कॉम्प्लेक्स। ये बात हम कर चुके थे। कार्डियक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लिम्ब लीड की बात हम कर चुके थे, तो कार्डियक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो VR में सब नेगेटिव दिखाई देगा एंड बाकी लिम्ब लीड में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देगा QRS का। P वेव का अपने VR एंड फर्स्ट लीड में नेगेटिव, बाकी सब में पॉजिटिव दिखाई देगा। नीचे ये सेकंड, ये रिदम स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब ECG जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमारे पास ECG आती है इस तरह की, वो ऐसी क्यों दिखती है, इसके बारे में हम इस सेक्शन में बात कर चुके हैं। थैंक यू।